हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रितेश कुमार एसएससी बैंक इंग्लिश का चैनल लेके हाजिर हुआ हूँ और एक बार फिर से हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने मॉडल वर्ब्स का जो सीरीज़ है वो शुरू कर दिया है और पहला जो वीडियो था हमारा पार्ट 1 वो मे वर्ब पर आधारित था। मे के यूजर्स हमने देखे थे। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपको है तो आप हमको इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप पूछ सकते हैं, सर ये वाला यूजेज मुझे समझ नहीं आया, कृपया इससे कुछ और एग्जांपल्स आप मुझे दे सकते हैं। कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, आज हमारा मॉडल्स का पार्ट 2 है जो वुड पर आधारित है। और वुड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिससे संबंधित हम क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार देखते हैं फ्रेंड। कई बार देखते हैं कि एग्जाम में इससे कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसके यूजेस को देखेंगे आज इस वीडियो में हम वुड पर पूरा यूजेस देखेंगे, जो इसके खास यूजेस हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं और जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, उसको देखेंगे फ्रेंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि वुड हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स है फ्रेंड, पहला, वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हम लोग पहले से जानते हैं फ्रेंड्स, पहले वीडियो में बताया था मैंने। वुड का प्रयोग हम करते किस लिए हैं? वुड हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो लिखेंगे हम, इट इज यूज्ड टू शो पास्ट एक्शन imaginary situations supposition case etc बोलने का मतलब फ्रेंड्स, और भी यूजर्स मैं आपको बताऊंगा अभी यूजर्स के माध्यम से। ये छोटा सा फीचर्स बता रहा हूं, इसके मेन फीचर्स क्या हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं फ्रेंड कि वुड जो है हमारा, ये विल जो कि आप अक्सर यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे इसको। विल भी हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बट यहां हम उसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम टेंस में पढ़ेंगे। तो विल जो है इसी का पास्ट रूप होता है वुड। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहां नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके तुरंत बाद या तो V1 होगा, या तो बी होगा, या तो हैव होगा फ्रेंड। वुड के तुरंत बाद या तो V1 होगा वर्ब का पहला फॉर्म, या तो बी होगा होना बनना रहना, या तो हैव होगा पास होना या पास रहना, ठीक है। तो ये तो इसके फीचर्स थे, ये इसके यूजर्स हैं। मैं आपको यूजर्स के माध्यम से ज्यादा क्लियर कट बताऊंगा आपको। ये फीचर्स हैं, आगे देखते हैं इसके यूजर्स। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड, कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, इसका कोई एग्जांपल दीजिए। देखिए फ्रेंड, अभी हम इसके यूजर्स देखने जा रहे हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी एग्जाम्स वगैरह में, खासकर सीजीएल वगैरह में कई क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कई बार। देखेंगे यूजर्स, तो सबसे पहला यूजर्स है फ्रेंड, इन द सेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग या आस्किंग डिजायर। डिजायर बोलने का मतलब है इच्छा, या तो आप अपनी इच्छा बताएं या किसी से उसकी इच्छा पूछें, इसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। आप अक्सर इन स्ट्रक्चर्स को प्रयोग में लाते हैं। यहां 2 रूल मैं लिख रहा हूं, जब किसी से हम पूछेंगे तो ये वाला रूल इस्तेमाल करेंगे, और जब अपनी इच्छा को जाहिर करेंगे तो एक्सप्रेस करने के लिए ये वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। रूल देखेंगे फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक प्लस 2 प्लस V1 या बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला रूल है फ्रेंड। जब हम अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि हां मैं आपसे मिलना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज और है, यहां पर आइडेंटिटी क्या होगी ये भी नोट डाउन कर लेंगे आप।
चाहूंगा, चाहेंगे, चाहेगी, इस टाइप से जो भी आइडेंटिटी होंगे हम जोड़ देंगे। दोनों में से किसी स्ट्रक्चर के लिए है, ये हिंदी में हम जोड़ेंगे उसको। देखिए टू के बाद यहां दो चीजें हो सकती हैं, या तो V1 या तो B। V1 का मतलब है फ्रेंड मेन वर्ब, मेन वर्ब, V1 का मतलब है मेन वर्ब, और B तब यूज होगा जब सेंटेंस में होना, बनना और रहना आएगा। ठीक है फ्रेंड। अच्छा दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरा स्ट्रक्चर जो है हमारा पूछने के लिए है। पूछने का मतलब है फ्रेंड हम किसी से कोई चीज पूछेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा। वुड हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये पहले आएगा और ये इसके स्थान पे, यानी ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा, तो उलट पुलट हो जाएगा। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस टू प्लस उसके बाद V1 या तो B प्लस ऑब्जेक्ट, और चूंकि ये क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क। अब यहां ऑक्सिलरी वर्ब से किसी भी इंटरोगेटिव, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ये कॉन्सेप्ट है, किसी भी प्रश्न वाले वाक्य की शुरुआत, प्रश्न वाले सेंटेंस की शुरुआत अगर ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं आपको पता है, मेरा पहला वीडियो जाके देख सकते हैं आप, उसमें वुड भी हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। किसी भी प्रश्न वाले सेंटेंस की शुरुआत अगर ऑक्सिलरी वर्ब से होती है फ्रेंड, तो हिंदी में उसकी शुरुआत क्या से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इस सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, इसकी नहीं, इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसकी शुरुआत क्या से करेंगे, अभी हम देखते हैं, दोनों के ऊपर एग्जांपल देखते हैं। ये रूल हम तब इस्तेमाल करेंगे जब अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करना होगा, बताएंगे, और बताने के क्रम में या पूछने के क्रम में ये वाला इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों ही क्रम में हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, और ये जितने भी शब्द हैं ये जुड़ेंगे मेन वर्ब के साथ, ठीक है, या बी के साथ। बी का इस्तेमाल कब होगा, जब सेंटेंस में होना, बनना, रहना का इस्तेमाल करना होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए मान लीजिए चलिए हमको मुझे बोलना है मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, तो हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू मीट यू। ये क्या है फ्रेंड, ये कोई प्रश्न नहीं है, यानी ये पहले स्ट्रक्चर बेस्ड है, तो आई वुड लाइक टू मीट यू। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो है हमारा ये पूछने वाला, हम पूछ सकते हैं सामने वाले से कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे, तो हम बोलेंगे वुड यू, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू मीट मी, वुड यू लाइक टू मीट मी। चूंकि ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन लगा। मीट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मीट के बाद हम मिलने के सेंस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। मीट के बाद हम प्रीपोजिशन लगाते हैं विथ, जब कंपनी कोई टारगेट मीट करती है या अचीव करती है, तो वहां मीट का मतलब मिलना नहीं होता है, प्राप्त करना होता है, मीट विथ द टारगेट। तो ये एग्जाम्पल है हमारे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द टीम would like to change the strategy। फ्रेंड ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब इसमें टीम अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाह रहा है, यानी टीम द स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति। हम युद्ध में या कोई खेल में रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। द टीम वुड लाइक टू चेंज द स्ट्रेटेजी का मतलब है टीम स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहेगी, यानी बदलना चाहेगी। और एक एग्जांपल इसका देखते हैं क्वेश्चन वाले का। वुड द सुप्रीम कोर्ट लाइक टू गिव अ वर्डिक्ट इन दिस मैटर। सून। हम अक्सर देखते हैं पेपर ऐसा पूछता है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा है, इवन कि सुप्रीम कोर्ट से वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, वुड द सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, इन दिस मैटर मतलब इस मामले में वर्डिक्ट देना चाहेगी। गिव अ वर्डिक्ट मतलब कोई जजमेंट है, कोई वर्डिक्ट है, देना चाह रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जल्द ही, सुन मतलब जल्द ही इस मामले में वर्डिक्ट देना चाहेगी। तो ये हमारा पहला यूज था फ्रेंड। अब हम देखते हैं दूसरा यूज। ये बहुत सिंपल था, फिर भी मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं स्टूडेंट्स की सर एकदम बेसिक से पढ़ाइए ताकि हमको बिल्कुल क्लियर हो जाए।
तो मैं कोशिश वही कर रहा हूं आपको हर तरह से क्लियर करने का, कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटे नहीं। यूजेस नंबर 2 हम देख रहे हैं फ्रेंड, इन द सेंस ऑफ अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन का मतलब है फ्रेंड वो सिचुएशन जो कि रियल नहीं है, अनरियल। इसका रूल कैसे चलेगा, इसका नियम कैसे फॉलो होगा, देखिए इसमें दो होंगी बातें। एक सेंटेंस दो हिस्सों में बटा होगा, हर एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे सुनिए। सेंटेंस एक ही होगा, वाक्य एक ही होगा, लेकिन दो टुकड़ों में बटा होगा। पहला टुकड़ा या दूसरा टुकड़ा, अलग अलग टुकड़े, दोनों टुकड़े को हम क्लॉज बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्लॉज, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्लॉज, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक सेंटेंस के दो टुकड़े हैं, सेंटेंस एक ही है, दोनों टुकड़े के लिए अलग अलग रूल होगा, दोनों हिस्सों के लिए अलग अलग रूल होगा। देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 ऑब्लिक B प्लस ऑब्जेक्ट, B यूज होगा होना बना रहने के लिए, V1 जब मेन वर्ब होगा तब। ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्रेंड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला पार्ट, पहला क्लॉज, एक ही सेंटेंस दो हिस्सों में बटा हुआ है। और दूसरे पार्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 या तो B, V1 या तो B प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखिए फ्रेंड, ये जो हिस्सा है, ये जो लिखने का जो तरीका है, हमारा रूल है, ये प्रेजेंट टाइम के शो करेगा। प्रेजेंट टाइम या दो तरह का टाइम शो होगा फ्रेंड प्रेजेंट में, और यही रूल इस तरह से चेंज हो जाता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा दूसरा रूल सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव के बाद या तो V3 या तो बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ये तब यूज होगा जब हम पास्ट में बात करेंगे। हम एग्जांपल्स आपको ज्यादा क्लियर कट समझा पाएंगे, ये रूल्स आपको थोड़ा हौच पौच लगेगा देखने में। देखिए, ये यूज कब करेंगे, अनरियल सिचुएशन के लिए। अनरियल सिचुएशन कहने का मतलब वो सिचुएशन जो कि रियल नहीं है, ठीक है फ्रेंड, रियल नहीं है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पहले पार्ट, दूसरा पार्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 या तो V1 या तो B, और B कब यूज करेंगे सेंटेंस में, होना बना रहना यूज करेंगे तब। ऑब्जेक्ट ये तब यूज होगा जब प्रेजेंट में बात हो रही होगी और हम अनरियल बात कहना चाहेंगे, ठीक है। जब हम अनरियल बात प्रेजेंट में कहेंगे तो ये सिचुएशन, ये नियम यूज होगा। और जब उसी अनरियल बात को हम पास्ट में कह रहे होंगे, ठीक है, यानी पास्ट में कही हुई किसी बात को, अनरियल बात को हम कहेंगे, तो ये स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव या तो V3 या तो B, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये यूज करते कैसे हैं। अनरियल का मतलब क्या है फ्रेंड, अनरियल का मतलब है जो चीज वास्तविक नहीं हो, जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, अनरियल सिचुएशन के बारे में। देखिए एग्जांपल, मैं अभी आपको प्रेजेंट वाला एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इफ यू वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। देखिए, यदि तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यदि तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। देखिए ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट का रूल मैंने मिटाया यहां पे, आप ध्यान दीजिए, नीचे लिखा हुआ है रूल, नीचे आपके जस्ट स्क्रीन के नीचे आप देखिए रूल लिखे हुए हैं। इफ यू वर माई फ्रेंड, उसी को फॉलो कर रहा है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, हेल्प मतलब क्या, मदद करना, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यदि तुम मेरे दोस्त होते, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। तुम मेरे दोस्त हो नहीं, ये क्या है, अनरियल चीज है। मतलब मैं किसी लड़के को, किसी फ्रेंड को बोल रहा हूं जो सामने बैठा है कि यदि तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, मतलब मुझे अफसोस है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इसी सेंटेंस को अगर हम कुछ साल बाद, कुछ समय बाद बोलेंगे, यानी जो
टाइम बीत गया, मान के चलिए मंडे को ये बात किसी ने बोली है, दो लड़कों ने आपस में, ठीक है, और इसी को वेडनेसडे को इसी चीज की चर्चा होगी, तब ये टाइम कहां चला जाएगा, ये पास्ट में चला जाएगा फ्रेंड। तब उस कंडीशन में ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा और अब बोला जाएगा इसको इस तरह से, यदि तुम मेरे दोस्त रहे होते, इफ यू हैड बीन माई फ्रेंड, आप मेरे स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे, इफ यू हैड बीन माई फ्रेंड, तो मैं तुम्हारी मदद किया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। देखिए एक ही सेंटेंस दो टाइम में अलग अलग लिखा गया है। प्रेजेंट में लिखा गया है इफ यू वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प यू, और पास्ट में लिखा गया है इफ यू हैड बीन माई फ्रेंड आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ध्यान दीजिएगा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में अनरियल सिचुएशन हो चाहे सपोजिशन केस हो, यानी जो चीजें रियल नहीं है उनके लिए हमेशा हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वॉज का कभी नहीं करते। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, यानी यहां पर यू हो चाहे ही हो चाहे शी हो, हम वॉज का इस्तेमाल यहां नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, कभी भी नहीं। और जैसे ये पास्ट में चेंज होगा तो हैड बीन हो जाएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो। आगे देखते हैं फ्रेंड, और भी एग्जांपल देंगे इसके, क्योंकि मुझे पता है एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर नहीं होगा, और भी एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर मैं। देखिए फिर से प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में कोई बात हो रही है, यदि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री। मान के चलिए किसी भाषण समारोह में किसी ओकेजन पे मुझे बोला जा रहा है कि हाँ सर बताइए, यदि आप इस देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, इस टाइप का कुछ सवाल से मुझसे पूछा, तो मैं बोल रहा हूं इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री, जबकि मैं हूं नहीं, ये अनरियल तो है मेरे लिए, अनरियल है, मैं पीएम थोड़ी हूं, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री, यदि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, आई वुड एबॉलिश द पॉवर्टी, मैं गरीबी को, पॉवर्टी का मतलब गरीबी को, मैं पॉवर्टी को मिटा देता। एबॉलिश का मतलब होता है खात्मा कर देना, इसका एक बहुत बढ़िया सिनोनिम है इरेडिकेट। मैं वीडियो में जो भी वर्ड बताऊंगा तुरंत उसको आप नोट डाउन करने का आदत डालें। और एक चीज बता दूं, इंग्लिश कोई एक दिन की चीज नहीं है फ्रेंड, वर्ड पावर हो चाहे कॉन्सेप्ट, सबको धीरे धीरे सीखना होगा। आप सोचेंगे सर 10 वीडियो डाल दिए, 10 वीडियो में मैं बहुत ज्यादा प्रकांड पंडित बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। तो धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करें आप, धीरे धीरे, और वीडियोस को पूरा देखें, स्किप करके नहीं, क्योंकि फ्रेंड ये कोई गाना और मनोरंजन का वीडियो नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है, इसका एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री, यदि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, आई वुड एबॉलिश द पॉवर्टी, एबॉलिश का मतलब खात्मा करना, उसका सिनोनिम है इरेडिकेट। तो ये सिचुएशन में तब बोल रहा हूं जब मैं कहीं भाषण दे रहा हूं तब, लेकिन उसी सिचुएशन को मैं आज से 10 दिन बाद कहीं किसी दोस्त के साथ शेयर करूं, मुझे वहां बुलाया गया था, मैं भाषण दिया, तो मैंने क्या बोला मैं उसको बता रहा हूं, तब ये चीजें कहां चली जाएंगी, पास्ट में चली जाएंगी फ्रेंड। तब मैं बोलूंगा कि इफ आई हैड बीन द इफ आई हैड बीन द पीएम, यदि मैं इस देश का प्रधानमंत्री रहा होता, इफ आई हैड बीन द पीएम ऑफ दिस कंट्री, अब वुड प्लस V1, प्रेजेंट का नियम क्या है, वुड प्लस V1, एबॉलिश खात्मा करना है, वर्ब है V1। अब यहां क्या हो जाएगा, आई, नियम के मुताबिक आई वुड हैव एबॉलिश्ड, आई वुड हैव एबॉलिश्ड द पॉवर्टी। उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जांपल से और अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड। दूसरे एग्जांपल में, नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अभी फिलहाल इसी यूजर्स की बात हो रही है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इससे कई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको देखिएगा। इफ ही वर अ लॉयर, अब इसके बाद कॉमा के बाद मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं फ्रेंड। इफ ही वर अ लॉयर, he would have won this case, he would win this case। आप इसको देखिए, आप अपने आप से पूछिए कौन सा सेंटेंस सही जाएगा इसमें, यानी इसका जो सेकेंड पार्ट है फ्रेंड,
मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मान के चलिए कि एग्जाम की तरफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला पार्ट ये है, इफ ही वर अ लॉयर, यदि वह एक वकील होता, इफ ही वर अ लॉयर। ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ही का मतलब ये नहीं कि यहां पर हम वॉज लिख देंगे। अगर वॉज लिख रहे हैं तो वो कॉमन है फ्रेंड, क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन है। अनरियल सिचुएशन में हमेशा वर का यूज करते हैं, वॉज का नहीं। इफ ही वर अ लॉयर, यदि वह एक वकील होता। सेकेंड पार्ट देखिए क्या होगा, सेकेंड पार्ट क्या होगा, आपको क्या लगता है? सेकेंड पार्ट निश्चित तौर पे ये होगा, क्योंकि पहले पार्ट का नियम देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको याद होगा, हम वर्ब कब लगाते हैं? जब सेंटेंस प्रेजेंट में बताना चाह रहे हैं। यानी हम एक्चुअली ये बात कह रहे हैं तो हम सामने में किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, सिचुएशन अभी प्रेजेंट में चल रहा है, हम बोल रहे हैं यदि वह, वो जो सामने खड़ा व्यक्ति, यदि वह एक वकील होता, वह इस केस को जीत जाता। तो ये चूंकि वुड हैव प्लस V3 हम तब लगाते हैं जब पहला पार्ट, ये पहला पार्ट है, हैड बीन होता है। नियम मैंने लिखा अभी, तो पहला पार्ट चूंकि हैड बीन नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। मैं और बहुत सारे प्रैक्टिस वीडियो भी बनाऊंगा फ्रेंड, तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहेंगे आप और वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। मेरा उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन है, क्वांटिटी एजुकेशन नहीं, ठीक है? क्वालिटी देना है मुझे, क्वालिटी के लिए मैं एग्जांपल्स अधिक से अधिक दूंगा, आप जितना डिमांड करेंगे उतना दूंगा मैं, ठीक है? आगे देखते हैं फ्रेंड, ये हमारा दूसरा यूज चल रहा है, इसमें 2-3 एग्जांपल और देखते हैं। इफ आई वर अ क्रिकेटर, इफ आई वर अ क्रिकेटर, I would have I would have enjoyed my life as Sachin। देखिए मैंने क्या लिखा सेंटेंस, इफ आई वर अ क्रिकेटर, यदि मैं एक क्रिकेटर होता, आई वुड हैव एंजॉयड माई लाइफ एज सचिन, मैं अपनी लाइफ को सचिन की तरह एंजॉय किया होता। आप देखिए कुछ मिसमैच मैंने लिखा है, जानबूझ के लिखा है फ्रेंड, ताकि आप इसको हाईलाइट कर पाए, आप देख पाए ये गलत लिखा है मैंने। वुड हैव एंजॉयड क्यों होगा? आप बोलिए, आप सोचिए अपने आप से कि सर ये तो गलत लिखा हुआ है। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इफ आई वर अ क्रिकेटर आई वुड हैव एंजॉयड माई लाइफ नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, आई वुड एंजॉय। यानी इसलिए होगा क्योंकि पहला पार्ट में वर लगा हुआ है, तो दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1 होगा, और इंजॉय V1 है, इंजॉयड आपका V2 और V3 है, जो कि इसको यूज यहां नहीं करना है। आई वुड एंजॉय माई लाइफ एज सचिन, मैं अपनी लाइफ को सचिन के तौर पे, सचिन के जैसा एंजॉय करता। कब? जब मैं अगर क्रिकेटर होता, लेकिन हूं नहीं। अब इसी को पास्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फ्रेंड? हम लिखेंगे इफ आई हैड बीन अ क्रिकेटर, इफ आई हैड बीन अ क्रिकेटर आई वुड have enjoyed my life as Sachin। अब आगे देखेंगे फ्रेंड। अब ये तो हमारा, आपको मैंने याद हो एग्जाम स्ट्रक्चर में टू के बाद B1 और B बताया। अब B पर भी एग्जांपल देख लेते हैं। B मतलब होना बना रहना, जैसे इफ ही वर हियर, यदि वह यहां होता, यदि वह यहां होता, his mother would be happy। यदि वह यहां होता, his mother would be happy। इसका मतलब है कोई घर में शादी है, कोई समारोह है, कोई पार्टी है जिसमें उनका बेटा नहीं आ पाया है, किसी माँ का बेटा नहीं आ पाया है, वो कहीं पर है, नौकरी कर रहा है या कुछ है, कहीं बिजी है, वो नहीं आ पाया है। तो हम क्या बोल रहे हैं, उस समारोह में हम भी शामिल हुए हैं, हम बोल रहे हैं, एट प्रेजेंट बोल रहे हैं कि यदि वह यहां होता, कोई भी, रमेश, गणेश, सुरेश, कोई भी है, यदि वह यहां होता तो उसकी मां खुश होती। यानी अभी सिचुएशन चल रहा है, पार्टी चल रही है, तो हिज मदर वुड बी हैप्पी, वुड बी मतलब खुश होती, खुश होती, होना बना रहना। क्योंकि सेंटेंस का हमको जो उच्चारण है ऐसा ही करना है, यदि वह यहां होता तो वह, उसकी मां खुश होती, इस टाइप से बोलना पड़ेगा हमको। अब इसी को अगर पास्ट में लिखें, मान के चलिए ये सेंटेंस हमने कब बोला है, जब पार्टी चल रही है, शादी का समारोह चल रहा है, हम लोग शादी समारोह से लौट आए और हमको लगा कि यार उसका बेटा तो आ नहीं पाया, तो हम किसी तीसरे से डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में, तो हम अब क्या बोलेंगे पास्ट में इसको, यदि वह वहां रहा होता, इफ ही हैड बीन, क्योंकि अब हेयर नहीं रहेगा ना, ये देयर हो जाएगा, इफ ही हैड बीन देयर, यदि वह वहां रहा होता,
हमेशा हेयर देयर नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि हम उस स्थान से चले गए हैं तो हम उस स्थान के लिए देयर यूज करेंगे। मान के चलो कि हम लोग वहीं पर हैं तो ये हेयर हो जाएगा, इस पर ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इफ ही हैड बीन देयर हिज मदर वुड हैव बीन हैप्पी। आप समझ में आ रहा होगा फ्रेंड? यदि वह वहां रहा होता, मान के चले कि हम लोग उस समारोह स्थल से चले आए हैं, अपने घर में आए हैं, कहीं चले गए हैं दूसरी जगह, हम लोग अगर वहीं हैं तो यहाँ हेयर यूज करेंगे फ्रेंड। इस पर आप ज्यादा ध्यान मत देंगे आप। इफ ही हैड बीन देयर, यदि उनका बेटा जिसके बारे में बात कर रहे थे हम उस दिन वहां रहा होता, हिज मदर वुड हैव बीन हैप्पी। ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये प्रेजेंट तो ये प्रेजेंट। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये वर है तो प्रेजेंट कैसे? इसलिए क्योंकि अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए हम इज एम आर का प्रयोग कभी नहीं करते, हम पास्ट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। अब तो ये हमारा दूसरा यूज था, तीसरा यूज देखते हैं फ्रेंड। इन द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट, या उसको एक्शन बोल सकते हैं, पास्ट एक्शन को दर्शाता है ये वुड। सिंपल, बहुत सिंपल एक रूल है इसका, यहां पर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम यहां बी भी लगा सकते हैं। बी तभी यूज होता है फ्रेंड जब होना बनना रहना का सेंस देना हो, अदरवाइज मेन वर्ब यूज हो रहा है, खेलना, जाना, पढ़ना, लिखना, तो हम मेन वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, ये हम तब यूज करते हैं जब हम कोई पास्ट हैबिट, पास्ट टाइम में किसी हैबिट को दिखाते हैं। मान के चलिए कि आज से 7 साल पहले आप अपने फ्रेंड के साथ टेनिस खेलते थे, तो आप क्या बोले? रमेश तुमको याद है उन दिनों हम लोग टेनिस खेलते थे, उन दिनों हम लोग टेनिस खेलते थे। दोज डेज हम लोग वी वुड प्ले टेनिस टुगेदर, या इन दैट स्टेडियम, या कुछ भी किसी प्लेस के नाम ले लिया। दोज डेज, उन दिनों, वी वुड प्ले टेनिस इन दैट स्टेडियम, हम लोग उन दिनों टेनिस खेलते थे या खेला करते थे। नेक्स्ट, गांधी जी वुड ऑलवेज सपोर्ट द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सच्चाई का समर्थन करते थे। हम लोग ऐसा सुने हैं, ऐसा कहानियों में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने गांधी जी को देखा नहीं है, बट हमारा संविधान ये कहता है, हमारी कहानियां, इतिहास ये कहती हैं, गांधी जी एक सच्चाई के पुजारी थे, सच्चाई के प्रतीक थे वो। तो गांधी जी वुड ऑलवेज सपोर्ट द ट्रूथ। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ऑलवेज का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और इसका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद करते हैं, तुरंत बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद। गांधी जी वुड ऑलवेज सपोर्ट द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सच्चाई का, ट्रूथ मतलब सच्चाई का समर्थन करते थे। नेक्स्ट एग्जांपल, दे वुड ऑलवेज प्ले फेयर प्रैक्टिसेस विथ अस। प्ले फेयर प्रैक्टिस का मतलब अच्छा व्यवहार करना के सेंस में, अच्छी रणनीति अपनाना, अच्छा व्यवहार रखना किसी के साथ। तो वे लोग हम लोगों के साथ, वे लोग हम लोगों के साथ हमेशा अच्छी नीतियां अपनाते थे, अच्छे प्रैक्टिसेस रखते थे। इस टाइप के एग्जांपल हम दे रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड इस पर। The CBI would always investigate such cases in a hurry. The CBI would always investigate such cases in a hurry, मतलब CBI ऐसे मामलों को हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में इन्वेस्टिगेट करती थी। ये अभी की बात नहीं है, वुड मतलब पास्ट की बात है। सीबीआई ऐसे मामलों को
हमेशा हड़बड़ी में इन्वेस्टिगेट करती थी, यानी छानबीन करती थी। अब यहां 2 पॉइंट बताने वाला है। यहां पर कभी भी इन हरी का प्रयोग ना करें, यह कॉमन एरर है। हमेशा प्रयोग करते हैं इन अ हरी का। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में एक एक नंबर का क्वेश्चन में आ सकती हैं और एक एक नंबर का अंक आपको दिला सकती हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, मैं अलग से बता रहा हूं वीडियो में आपको। अब यहां पर एक और पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी अंग्रेजी में ऐसा शब्द का प्रयोग करना हो, जब भी अंग्रेजी में ऐसा शब्द का प्रयोग करना हो, तो हम 3 शब्दों का यूज करते हैं फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी अंग्रेजी में ऐसा शब्द का प्रयोग होगा, जब भी अंग्रेजी में हमको ऐसा शब्द का प्रयोग करने के लिए वर्ड चाहिए होगा, तो हम 3 शब्द का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में। ध्यान दीजिएगा, पहला सच, दूसरा इट और तीसरा सो। ये तीनों का यूज करने का जो कंडीशन है अलग अलग है। कब कब इसको हम यूज करेंगे? सच, इट और सो, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में ऐसा शब्द को प्रयोग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कैसे? जब भी ऐसा शब्द के साथ कोई नाउन लगा रहा है, जैसे ऐसे लोग, ऐसी किताबें, इस टाइप का, तो हम सच का यूज करेंगे। जैसे सच पीपल का मतलब होता है फ्रेंड ऐसे लोग। अगर हमको लिखना हो ऐसा माहौल, सच इन्वायरमेंट, इस टाइप से लिखना होगा फ्रेंड हमको। ऐसे दोस्त, सच फ्रेंड्स। तो जब भी ऐसा शब्द के साथ कोई नाउन लगा रहे तो हम सच का यूज करेंगे। उसी तरह से जब ऐसा शब्द किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आए, सब्जेक्ट का पोजीशन किसी सेंटेंस में ही होता है ना, जनरली सब्जेक्ट शुरू में रहेगा, ऑब्जेक्ट यहां रहेगा। तो ऐसा शब्द जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो हम यूज करेंगे इट। जैसे हम बोलते हैं ऐसा हुआ, इट हैपेंड। हम बोलते हैं ऐसा हुआ, इट हैपेंड। ऐसा हो रहा है, इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। ठीक है। उसी तरह से जब ऐसा शब्द का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, जब ऐसा शब्द का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, तो हम सो का प्रयोग करते हैं। जैसे वह ऐसा सोचता है, ही थिंक्स सो। अगर आप लिख देंगे ही थिंक्स इट, तो यह सेंटेंस वह मीनिंग नहीं दे रहा है जो आप बोलना चाह रहे थे। ही थिंक्स सो का मतलब आपने बोला वह ऐसा सोचता है। कैसा सोचता है यह पता नहीं चल पाया इस सेंटेंस से। लेकिन अगर आप बोलते हैं ही थिंक्स इट, इसका मतलब वह इसे सोचता है। इट मतलब कोई खास चीज। ठीक है। तो ऐसा शब्द के लिए आपको 3 शब्द मैंने बताया, सच, इट और सो। और कब कब यूज करना है वो आप देखेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके। 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं और इसके ऊपर। अभी मैं फिलहाल ऐसे आपको बोर्ड पढ़ा रहा हूं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, होना चाहिए। एक आध 2 एग्जांपल और दे देता हूं मैं इसको। जैसे आई नो सच पीपल, इसका मतलब क्या है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। अगर आप यहां यूज करेंगे आई नो सो पीपल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या लगाया? ऐसा शब्द के साथ लोग लगा दिया, नाउन लगा दिया, तो सच पीपल। उसी तरह से इट वॉज हैपनिंग देयर, ऐसा वहां हो रहा था। इट वॉज हैपनिंग देयर, ऐसा वहां हो रहा था। उसी तरह से सम एम्प्लॉइज हैव डन सो, कुछ कर्मचारियों ने ऐसा कर दिया है। सम एम्प्लॉइज हैव डन सो, कुछ कर्मचारियों ने ऐसा कर दिया है। अगर आप लिखेंगे सम एम्प्लॉइज हैव डन इट, तो यहां इट का मतलब ऐसा नहीं आएगा फ्रेंड, क्योंकि इट का यहां प्लेस देखिए कहां गया है। ये इस इट जो है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पोजीशन पे है, और इट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो यह या इसे का मीनिंग देगा। कुछ एम्प्लॉइज ने इसे कर दिया है, सम एम्प्लॉइज हैव डन इट, यह कर लिया है, हैव डन इट, इस टाइप से बोलते हैं। तो यहां आपको सो देना था, क्योंकि आप बोलना चाह रहे थे कुछ एम्प्लॉइज ने, कुछ कर्मचारियों ने ऐसा कर लिया है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को। आगे देखते हैं वुड का यूज। वुड का 3 यूज देखे हम। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज देखने जा रहे हैं हम लोग। फोर्थ यूज है इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ सपोजिशन।
इन द सेंस ऑफ सपोजिशन। इसका रूल देखेंगे फ्रेंड, इसमें भी एक सेंटेंस दो भागों में बटा हुआ है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट है कॉमा के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला रूल का भी इस्तेमाल करेंगे। आपको यहां भी दो तरह से होगा, प्रेजेंट और पास्ट। अभी जस्ट मैंने आपको एक यूजेस में बताया है प्रेजेंट पास्ट कैसे यूज करते हैं। ये वाला भी प्रेजेंट और पास्ट में चलेगा। ये प्रेजेंट का रूल है जब हम किसी सिचुएशन को एट प्रेजेंट बोल रहे होंगे। और एक रूल और होगा पास्ट वाला, जिसके जो भी दो हिस्से में बटा होगा, उसका पहला पार्ट होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, और सेकेंड पार्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां बीन भी लगा सकते हैं फ्रेंड, यानी इस हैव के बाद आप V3 भी लग सकते हैं या बीन लग सकते हैं। V3 मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और बीन बी का थर्ड फॉर्म। यहां आप बी रख सकते हैं फ्रेंड, बी हो चाहे बीन। ये कब आएगा सेंटेंस में, जब होना बनना रहना का मीनिंग देखना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हो गया पास्ट के लिए। हम आपको एग्जांपल समझाएंगे तभी ज्यादा क्लियर होगा आपको। अभी देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। वुड का ये चौथा यूजेस है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट का पहला पार्ट और सेकंड पार्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 या बी, या तो वुड के बाद या तो V1 या तो बी। अब देखिए यूज करते कब है। ये सपोजिशन केस है। सपोजिशन मतलब ये भी अनरियल सिचुएशन है, ठीक है, इमेजिनरी है। जैसे हम बोलते हैं, मान के चले कि आपकी मम्मी किसी पार्टी में जा रही है और आपको बोल रही है चलने के लिए। वो पार्टी के लिए तैयार हो रही है और आपको चलने के लिए बोल रही हैं। तो वो बोल रही हैं कि यदि तुम मेरे साथ चलती तो अच्छा होता। वो अभी तैयार हो रही है पार्टी के लिए, पार्टी 8 बजे से है, वो अभी 7 बज रही है, ठीक है, आपसे 10 किलो, आपके घर से 2 किलोमीटर दूर पार्टी है। तो वो बोल रही है यदि तुम साथ चलते या चलती तो अच्छा होता है। तो वो बोलेंगी इफ यू केम विथ मी, इफ यू केम विथ मी इट वुड बी बेटर। यह अच्छा होता, इट वुड बी बेटर। आप चूंकि अच्छा होता यानी होना बनना रहना बोलना चाह रहे हैं, होता, तो हम बी लगा रहे हैं क्योंकि यहां पे मेन वर्ब, सेकंड पार्ट में मेन वर्ब नहीं आ रहा है, इसलिए इट वुड बी बेटर। इफ यू केम विथ मी इट वुड बी बेटर। अच्छा, अब वो पार्टी से लौट के चली आई। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर बेस्ड है, इस प्रेजेंट वाले पर। क्योंकि जब वो तैयार हो रही थी पार्टी के लिए तो ऐसा ही बोलेंगी, प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन वो पार्टी में गई, वहां से लौट के चली आई और आप उनके साथ नहीं गए। तब आने के बाद वो क्या बोलेंगी, यदि तुम मेरे साथ चली होती तो ये अच्छा रहा होता। इस टाइप से बोलेंगी ना, क्योंकि पार्टी में से तो लौट के गई। तो अब सेंटेंस जो बोल रही हैं वो पास्ट में चला गया। तो वो बोलेंगी इफ यू हैड, ध्यान दीजिएगा, अब यहां इफ यू केम था, अब यहां इफ यू हैड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट है। इफ यू हैड कम, कम का V3 फ्रेंड क्या होता है, कम, केम, कम। इफ यू हैड कम विथ मी, इफ यू हैड कम विथ मी, कॉमा, उसके बाद यह अच्छा रहा होता या अच्छा होता, इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर। देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड कि जो स्ट्रक्चर या जो रूल मैं लिख रहा हूं वो पटरी है। मैं हर बार बता रहा हूं इस चीज को आपको हर वीडियो में, और उस पटरी, उस नियम को आपको फॉलो करना है। पटरी पर से अगर आप गाड़ी अपनी हटाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा फ्रेंड, और याद करना पड़ेगा नियम। कुछ नियम आपको याद करने पड़ेंगे, धीमे धीमे आप जल्दी जल्दी याद कर लेंगे। एक बार आपको आदत हो जाएगी तो आप जल्दी याद कर लेंगे। एग्जाम्पल और भी देखते हैं फ्रेंड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। अभी मैं प्रेजेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं फ्रेंड। If we went by train, we would reach there soon। देखिए मैंने क्या लिखा, आप समझिए। प्रेजेंट और पास्ट दो चीजें बता रहा हूं मैं प्रेजेंट का एग्जांपल दे रहा हूं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2
उसके बाद हम ट्रेन से कहीं जाना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट, नेक्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वीगन। रीच मतलब क्या होता है फ्रेंड, पहुंचना, देयर मतलब वहां, सून मतलब जल्दी। अच्छा, हम ये प्रेजेंट में बोल रहे हैं, मान लीजिए मैं और मेरे दोस्त किसी एग्जाम को देने के लिए लखनऊ जाना चाह रहे हैं और अभी हम पटना में हैं, ठीक है, और हम, मेरा फ्रेंड बोला चलो ना अपनी कार से चलते हैं, ठीक है, तो कार से ऑब्वियस लखनऊ जाने में टाइम लगेगा, तो मैं उससे क्या बोल रहा हूँ, हम लोग कार के लिए निकलने की तैयारी ही कर रहे हैं, तो मैं उससे क्या बोल रहा हूँ कि पता है मेरे फ्रेंड का नाम है रुपेश, मैं बोला रुपेश हम लोग ट्रेन से चलते तो हम लोग लखनऊ जल्दी पहुंचते या वहां जल्दी पहुंच जाते। अभी हम लोग लखनऊ जाने के क्रम में हैं, यानी शुरुआत ही कर रहे हैं, लखनऊ पहुंचे ही नहीं है, तो हम ये बात जब बोलेंगे तो हम ये बताना चाहें कि सिचुएशन प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन चूंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है, होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट अनरियल सिचुएशन है, सपोजिशन केस है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि हम लोग अगर ट्रेन से चलते तो हम लोग वहां जल्दी पहुंचते। मैं रुपेश से बोल रहा हूं, मेरे फ्रेंड से, ठीक है, if we went by train we would reach there soon। वो उसने मेरी बात नहीं मानी और बोला नहीं मेरी गाड़ी से चलो, ठीक है, हम लोग गाड़ी से लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ पहुंचते पहुंचते हम लोग को 12 से 14 घंटे या फिर 20 घंटे हो गए, ट्रैफिक वगैरह। जब पहुंचने के बाद हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तब अगर मैं ये बात बोलूंगा तब उस वक्त के लिए वो बात पास्ट हो जाएगी, तब नियम चेंज हो जाएगा और हम तब ऐसे बोलेंगे इफ वी हैड, ठीक है। अब ये गॉन भी लिख सकते हैं, अगर आप पटना में हैं दोबारा लौट के आ गए हैं और मान चलिए लखनऊ से लौट के आ गए हैं और लखनऊ जाने वाली घटना को याद करके बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, तो ऐसे बोलेंगे इफ ही हैड गॉन बाय ट्रेन। गॉन इसलिए लिखा फ्रेंड क्योंकि गो का V3 गॉन होता है और V2 वेंट होता है, गो वेंट गॉन। इफ वी हैड गॉन बाय ट्रेन वी वुड हैव रीच्ड देयर सून। आप मेरी मतलब समझ रहे हैं बातों का, ये पास्ट में तब यूज करेंगे जब वो घटना बीत चुकी हो और उसके बारे में हम जब पास्ट में बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं। एग्जाम में क्या किया जाता है, ये वाला पार्ट आपको दे देगा और सेकंड वाला पार्ट में ये दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी एक दो यूजर से पहले बताया, अभी आपको एग्जांपल देके एग्जाम में दे देगा इफ वी वेंट बाय ट्रेन कॉमा वी वुड हैव रीच्ड लखनऊ या देयर सून। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या करें। तो हमेशा कॉमन एरर में जब भी ध्यान रखें फ्रेंड, ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो इधर से कॉमन एरर पकड़ेंगे, यानी इधर से चलेंगे और लगेगा ये सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, अरे यहां गलती आ गया तो इसको मानते हो इसको सही करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से नहीं चल रहा है, यानी अगर आपको एग्जांपल में एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है इफ वी वेंट बाय ट्रेन वी वुड हैव रीच्ड देयर सून, तो आप बोलेंगे ओ सर ये तो ठीक है, हम इसको ही चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको उल्टा नहीं चलना है फ्रेंड, आपको इधर से चलना है, ये ध्यान देंगे आप। सो आंसर होगा इफ वी वेंट बाय ट्रेन वी वुड रीच देयर सून, ये पहला, और इफ वी हैड गॉन बाय ट्रेन वी वुड हैव रीच्ड देयर सून। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको इसके ऊपर, ताकि आपको ज्यादा सटीक तरीके से समझ में आए फ्रेंड। मेरा उद्देश्य यही है, क्वालिटी एजुकेशन, आपको इजीली कंफर्टेबली इंग्लिश समझ में आए। देखिए फ्रेंड, इसी बेस पर मैं बता रहा हूं, मान के चलिए आपके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, बट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपके दोस्त के किसी एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में 15-20 दिन भर्ती रहा और ठीक होकर घर चला आया। आज आपको पता चला ये बात, ठीक है, और किसी तीसरे व्यक्ति से पता चला कि इसकी तबीयत खराब थी, ऐसा हो गया था, 15 दिन भर्ती था। अब आप उसे घर पर मिलने गए और उसका हाल चाल पूछ रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं उससे? आप उससे ऐसे बोलते हैं इफ आई हैड known earlier about your condition, I would have come to the hospital। देखिए वो हॉस्पिटल में था तब तो आप गए नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था। लेकिन जब आप घर पर चला गया है और आप जब वहां घर पे मिलने गए हैं तो आपको अफसोस तो लग रहा होगा ना कि मैंने उसका हॉस्पिटल में क्यों नहीं देखा। तो आप उसके सामने ये चीज बिल्कुल व्यक्त करेंगे ही करेंगे, बोलेंगे यदि मुझे पहले पता रहा होता तुम्हारी स्थिति के बारे में, तुम्हारे कंडीशन के बारे में, आई वुड हैव कम टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल आ जाता। यानी आप ये चीज आप देखिए पास्ट में बोल रहे हैं, कंडीशन प्रेजेंट में नहीं हो सकता नहीं चीज, क्योंकि वो हॉस्पिटल से छूट के आ गया है और आपके लिए वो दोबारा हॉस्पिटल थोड़ी जाएगा कि आप ऐसा बोलो, ऐसा नहीं होगा ना। तो एक जस्ट फन में बता रहा हूं मैं कि आपको ये एग्जांपल सटीक तरीके से समझ में आया है। इफ आई हैड नोन, यदि मुझे पहले तुम्हारे कंडीशन के बारे में, अबाउट योर कंडीशन पता होता, नोन मतलब इफ आई हैड नोन, सॉरी
यहां नोन होगा V3। इफ आई हैड नोन, नो का V2 न्यू होता है और नोन V3 होता है। आई वुड हैव कम टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मुझे पता नहीं चला। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां बताना मैं चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन वैसा। पास्ट वाला जो रूल है, पास्ट वाला, वो ध्यान दीजिए क्या है। पास्ट वाला रूल क्या है? पहला पार्ट है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकेंड पार्ट है इसका, पास्ट वाले रूल का दूसरा हिस्सा है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 ऑब्लिक बीन प्लस ऑब्जेक्ट। यही है ना फ्रेंड? अभी जस्ट देखा हमने, यही है। मैं प्रेजेंट वाली बात नहीं कर रहा हूं, पास्ट वाली बात कर रहा हूं। पहला हिस्सा ऐसा है, दूसरा हिस्सा ऐसा है। इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं। अंग्रेजी के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि हम जो पहला हिस्सा है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, ये आपको ध्यान दीजिए, पास्ट वाला है। इस पहले हिस्से को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हैड को शुरू में ले आते हैं फ्रेंड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकेंड जो पार्ट है इसका, ये एज इट इज रहेगा। सिर्फ फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं फ्रेंड, लेकिन सेकंड पार्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, सेकंड पार्ट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, लिखने का स्टाइल है। हम अगर ऐसे भी लिखे तो सही माना जाता है, अंग्रेजी में गलत नहीं माना जाता है। मैं एग्जाम्पल तो समझाता हूं आपको इसी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, इफ यू हैड पास्ड दिस एग्जाम, कॉमा, you would have got this job। देखिए मैंने क्या लिखा, if you had passed this exam you would have got this job का मतलब है यदि तुम इस परीक्षा को पास कर लिए होते। ध्यान दीजिए, had प्लस V3 मतलब ये अब एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया है, अब पास्ट की बात हो रही है। if you had passed this exam, यदि तुम इस परीक्षा को पास कर लिए होते, you would have got this job, तुम इस जॉब को प्राप्त कर लिए होते। अच्छा, हम पास्ट वाला रूल लिखे हैं, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है। मैंने क्या बताया, पहले पार्ट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हैड को शुरू में ले जाएंगे, यानी हैड, उसका सब्जेक्ट यानी यू, उसका V3, हैड यू पास्ड दिस एग्जाम, कॉमा, सेकेंड जो पार्ट होगा वैसे ही होगा। फर्स्ट पार्ट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिखें इफ यू हैड पास्ड दिस एग्जाम, या फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हैड यू पास्ड दिस एग्जाम, और दूसरा पार्ट ऐसे ही रहेगा, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। सिर्फ पहले पार्ट को हम दो तरीके से लिखेंगे, और सेकंड पार्ट होगा यू वुड हैव गॉट दिस जॉब। तो फ्रेंड, वुड का ये भी यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। और मैं कई सारे प्रैक्टिस वीडियो भी आगे डालूंगा फ्रेंड। मैं जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको डालूं। बट फिलहाल हमारा टारगेट यही है कि अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। मैं एग्जाम्पल भी इतना सफिशिएंट दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाता होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई नीड है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल के लिए पूछ सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं वहां भी डाल सकता हूं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जानते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही है, और अगला वीडियो मैं आगे दूसरे मॉडल पे बनाऊंगा। और कृपया आपसे ये गुजारिश है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, इसलिए क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है फ्रेंड, आपको सीखना है एक चीज में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने सभी फ्रेंड्स को, और उम्मीद करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज एक बात ध्यान रखें, अपने यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि सब्सक्रिप्शन आपका पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, रितेश कुमार की तरफ से। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।